वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे क्या, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले समझो रिव्यू क्या होता है। मैंने कहा रिव्यू समझने से पहले ऑडिट बताओ क्या है। ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, हमको चाहिए आरए 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 रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो। सर किस चीज को लेके? क्योंकि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। हम जब ऑडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं सर, हम अपनी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। पर जब मैं वर्ड करता हूं ना यूज रिव्यू, तो रिव्यू में रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस है। ओ, लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब है जो मेरी एंगेजमेंट रिस्क है उसको मैं रिड्यूस करूंगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो आप ऐसा कह सकते हो रिव्यू के अंदर जो रिस्क है इट इज मोर देन एनी अदर ऑडिट एंगेजमेंट। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब सर ये जो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है मिलती कैसे है? मुझे बताओ। ऑडिट में क्या रहता था सर? ऑडिट प्रोसीजर्स करते थे, ऑडिट एविडेंस मिलता था, कंक्लूजन ड्रॉ करते थे, ओपिनियन बनता था। जब मैं बात करता हूं रिव्यू की, थोड़े से चेंजेस होंगे। प्रोसीजर्स पूरे नहीं करने, फ्यूअर प्रोसीजर्स करने हैं। इसमें दो फेमस प्रोसीजर्स चलते हैं मार्केट में, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। जो एविडेंस मिलेगा वही सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, पेट तो भरना है। प्लस पर जो आप कंक्लूजन निकालोगे ना, इट विल बी अ लिमिटेड कंक्लूजन, और ओपिनियन की तो तुम बात ही मत करना। ठीक है? ठीक है सर। अब हमने स्टार्ट किया सर साड़ी 2400। साड़ी पहनने की सही उम्र क्या है? 24 साल। साड़ी पहनने की सही उम्र है 24 साल, तो साड़ी 2400 से स्टार्ट किया। इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये दो चीजों की बात करता है। रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब आप कंपनी के ऑडिटर नहीं हो, जब आप कंपनी के ऑडिटर नहीं हो। दूसरी चीज, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। सर एक बात बताओ, जो लिस्टेड एंटिटीज होती है जिनका क्वार्टरली रिव्यू होता है, जिनमें कंपनी का ही ऑडिटर रिव्यू कर रहा होता है, वो इसमें नहीं आएगा? नहीं, वो अगले वाले में आएगा, वो अगले वाले में आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है सर। फिर हमने देखा एसआरई 2400 को हम 3 भागों में बांटेंगे। सर ये 3 भाग क्या है? इंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, प्रोसीजर्स की बात होती है। एंड लास्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। जो रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन है, आई होप आप तब तक समझ गए हो, इज नथिंग बट योर रिवीजन ऑफ एसए 700 की सीरीज। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सबसे पहला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा कुछ नहीं, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कब? जब आप इन लूजर से सेटिस्फाइड नहीं हो। इन लूजर कौन है? मैनेजमेंट। जो है मैनेजमेंट वो क्या है? लूजर है। जब आप इन लूजर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करो। अब सर ये इन लूजर का क्या मतलब है? इन का मतलब है इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं है। इन का मतलब है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नीडेड इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल, अनरिलायबल। इन लूजर, लूजर मतलब लूज, LOS, limitation on scope। आपको लगता है there will be a limitation on the scope of engagement such that at the end you will be disclaiming your conclusion। जब एंड में कंक्लूजन डिस्क्लेम ही करना है, देना ही नहीं है, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट क्यों करूं? बोलो हम नहीं कर रहे। ठीक है सर। ER का क्या मतलब था? एथिकल रिक्वायरमेंट। आप एज अ एंगेजमेंट टीम अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? इन लूजर से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दिस रिव्यू एंगेजमेंट। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अबाउट दिस रिव्यू एंगेजमेंट, आपको लगता है कोई रैशनल पर्पस नहीं है। सर हमारा रैशनल पर्पस कब बिगड़ जाता है? जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एमएल पी लेते हो। जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एमएल पी लेते हो, सर इसका क्या मतलब है? लिमिटेशन ऑन स्कोप। एम का मतलब क्या था? मिसयूज ऑफ द प्रैक्टिशनर्स नेम। एल का मतलब था लॉ रेगुलेशन की वजह से रिव्यू हो रहा था, बट लॉ रेगुलेशन कहता है ऑडिट होना चाहिए। नाउ यू आर क्वेश्चनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। तो मैंने कहा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, तो आपको लग रहा है कोई और एंगेजमेंट होनी चाहिए। सर कोई और क्या? या तो ऑडिट एंगेजमेंट होनी चाहिए या अश्योरेंस एंगेजमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तो कौन सी एंगेजमेंट होगी? बाकी वो जो एसआरएस में पढ़ाई थी, कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो सकती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो सकती है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ गए हम ये बात। तो मैंने कहा वापिस एक बार अपने नोट्स पे आओ, देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है गुरु, देखो क्या कहता है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चली च च च च। तो मैंने कहा ये हमने बेसिक बेसिक बातें की थी, अब थोड़े से ना नोट्स याद रखना। सर क्या?
जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जनरल पर्पस भी हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस भी। स्पेशल पर्पस का क्या मतलब था? CRC, टर क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर, जो हमने ऐसे 800 में पढ़ा था, तो उसकी फील लेके चलना। समझ गए? समझ गए सर। रोमा लिमिटेड वाला ICA के स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, दैट्स आल्सो वी हैव कवर्ड। अब ये हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया। फिर आती है सर कुछ बेसिक बातें। प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट, सेम एज ऑडिट। सारे बच्चे स्माइल करो, सेम एज ऑडिट। जो चीजें ऑडिट में पड़ी वही की वही यहां पे है। प्री कंडीशन का क्या मतलब है? पहले ऑडिट से पहले कौन आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले कौन आया? FRF। तो सबसे पहले बोलो जो FRF है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट किया जहां पे वो समझती है, वो एक्नॉलेज करती है, अंडरस्टैंड करती है, एक्नॉलेज करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन चीजों को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। आउ का क्या मतलब था? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड रहती है। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। देन कम्स एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें कुछ नहीं है, जब भी आप एंगेजमेंट स्टार्ट करो उससे पहले एंगेजमेंट लेटर एंटर कर लेना, ठीक है, रिटर्न में एंटर करना। उसके बाद सर एक बात बताओ, अगर मैंने एंगेजमेंट में एंटर करा, मैनेजमेंट कहती है एंगेजमेंट को चेंज करो, तो मुझे क्या चाहिए? आरजे। आरजे का क्या मतलब था? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। कई बार ऐसा हो सकता है आपको बोले रिव्यू से हटो और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट पे जाओ, तब भी क्या चाहिए? आरजे। और अगर आरजे है यानी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो आप एक नया एग्रीमेंट एंटर करेंगे, नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। बाकी सारी बातें सेम एज ऑडिट, नथिंग न्यू। अब आते हैं सर आपके रिव्यू प्रोसीजर्स पे। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो गुरु मटेरियलिटी निकाल लो। सर मटेरियलिटी वैसी निकलेगी जैसे ऑडिट में निकलती थी, सेम टू सेम। ऐसे 320 मटेरियलिटी आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी निकालोगे। क्यों निकालते हैं? ऐसे 530 के लिए, ऐसे 450 के लिए, फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एंड फॉर इवेल्युएशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट। दैट्स इट सर। अब जब मैं बात करता हूं मटेरियलिटी की, अच्छा उसमें एक बात और थी, क्या लेवल ऑफ अश्योरेंस चेंज होने से मटेरियलिटी चेंज होती है? जल्दी से बताओ। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट एक बार मुझे आंसर दे दो चैट बॉक्स में। मेरी लेवल ऑफ अश्योरेंस चेंज हो गई, ऑडिट में रीजनेबल, रिव्यू में लिमिटेड। क्या लेवल ऑफ अश्योरेंस चेंज होने से मटेरियलिटी पे फर्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं बाबा नहीं। वेरी वेरी गुड। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल ऑफ अश्योरेंस बदलने से भी मटेरियलिटी स्टेज द सेम। जो मटेरियल है वो सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा एक बात और, क्या मुझे अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या मैं मटेरियलिटी चेंज कर सकता हूं? हाँ सर। तो जब भी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर पहले पता होती तो आप डिफरेंट मटेरियलिटी निकालते, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। इसका हमने एग्जांपल ऐसे 320 में क्या पढ़ा था? सर आपने करी कंट्रोल की टेस्टिंग, आपको लगता है कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स बड़े खराब है। कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो क्या होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी। हाँ, अब जल्दी से एक बात बताओ, आप अपनी डिटेक्शन रिस्क को ज्यादा रखोगे कम? सर कम रखेंगे। डिटेक्शन रिस्क को कम रखने के लिए मटेरियलिटी को बढ़ा दो। सारे बच्चे बोलो, डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए मटेरियलिटी बढ़ा दो। सिंपल सी बात है। क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। नहीं सर, कैसी अनर्थ वाली बातें कर रहे हो? ये अनर्थ हो जाएगा। तो मैंने कहा मालिक क्या करूं? सर मटेरियलिटी को कम करो। ओ, तुम पढ़ के आए हो? हाँ सर हम पढ़ के आए हैं। वेरी वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी वेरी गुड। जब मटेरियलिटी कम करेंगे तो और ज्यादा ऊपर वाली चीजें टेस्ट होंगी। अरे यार मतलब अमेजिंग। चलो सर, अब नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हम अंडरस्टैंडिंग क्यों करते हैं एंटिटी की? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि ये पता चल सके कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस है। फिर हमने बात करी डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। इस वाले पार्ट को बस आप रीड करके चलोगे। मेन मसाला कहां है? इंक्वायरी में। मेन मसाला है इंक्वायरी में। इंक्वायरी को 3 फेजेस में बांटो। फेज नंबर 1 इंफॉर्मेशन निकालना, फेज नंबर 2 उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना, फेज नंबर 3 इनकंसिस्टेंसी मिलना। कम ऑन। फेज नंबर 1 सीकिंग द इंफॉर्मेशन, फेज नंबर 2 इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन, फेज नंबर 3 उसको इनकंसिस्टेंसी को देखना। फेज नंबर 1 जल्दी से बताओ, इंक्वायरी क्या है? सीखना। सीखना बन तो
जीतना बंद। मैंने कहा वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्संस विद इन द एंटिटी। गॉट इट सर। अब सर ये इंफॉर्मेशन कौन सी थी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंक्वायरी के एग्जांपल बताओ सर, फ्रॉड, डी को भूल जाना, फ्रॉ का बताओ, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। सो वट एवर देर इज सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, उसके बारे में इंक्वायरी करो। ऐसे 560, ऐसे 570। ऐसे 560 क्या था, इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट। वेरी गुड। 570 क्या था, गोइंग कंसर्न असेसमेंट प्लस एनी इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट व्हाट, significant doubt over the entity's ability to continue as a going concern। क्लियर है सर। अब सर हमने ये करी फाइनेंशियल, क्या नॉन फाइनेंशियल भी कर सकते हैं? हाँ, इंक्वायरीज कैन ऑल्सो बी अबाउट ऑब्टेनिंग द नॉन फाइनेंशियल डेटा इफ एप्रोप्रिएट। फेज नंबर 1 हो गया खत्म, फेज नंबर 2 पे आओ। क्या हमने जब इंक्वायरी करी और रिस्पॉन्स मिला उसको इवेल्युएट करना है? हाँ, इवेल्युएट कौन करेगी? शकी बीवी। कौन करेगी सर? इतना गंदा मुंह बनाया ना, शकी बीवी। सर ये शकी बीवी क्या करेगी? शकी बीवी ने पूछा, हस्बैंड तुम रात के 1 बजे तक कहां थे? हस्बैंड कहता है मैं मीटिंग में था। हस्बैंड कहता है मेरा चालान हुआ। तो मैंने कहा दोनों चीजें चेक करो, यानी उससे पूछो एक्शंस टेकन एट द मीटिंग ऑफ द ओनर्स, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर्स पीपल। सेकंड पॉइंट क्या था सर? चालान हुआ। चालान मतलब कम्युनिकेशन विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पूछो उससे सकी बीवी नहीं, शकी बीवी होता है, सकी बीवी देसी। ये देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम regulatory agencies। You got the point or not? Got it sir। Then you can see the matters जो भी आपको पता चले from applying other procedures। क्या तीनों पॉइंट क्लियर है? क्या सकी बीवी वाले तीनों पॉइंट क्लियर है? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने बोला थर्ड फेज पे आ जाओ, इनकंसिस्टेंसी। जब भी कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, यानी हमारे 2 एविडेंस के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, बैंक कंफर्मेशन बैंक सर्टिफिकेट से मैच ही नहीं कर रही हो, तो क्या करो, इंक्वायरी करो। और जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स दे देखो क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रीजनेबल है, रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्पॉन्स देखो। दूसरा उसकी हमें क्या देखनी है, कंसिस्टेंसी। किसकी रोशनी में देखेंगे सर? इन द लाइट ऑफ 2 थिंग्स, रिजल्ट्स ऑफ अदर प्रोसीजर्स, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री। बस इसकी रोशनी में आपने इन 2 चीजों को चेक करना। जल्दी से बताओ कौन सी रोशनी में देखोगे? जो आपने अदर प्रोसीजर्स करे, अभी पिछले पॉइंट में करके आए हो ना अदर प्रोसीजर्स, हाँ, उसी की रोशनी में आपने इसको इवेल्युएट करना है। और दूसरी चीज क्या है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, इंक्वायरी वाला पार्ट डन। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एनालिटिकल में क्या देखना है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ये देखना है जिस डेटा पे एनालिसिस कर रहे हैं दैट डेटा शुड बी एडिक्वेट। वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट होना चाहिए, काफी होना चाहिए, ताकि आपका एनालिसिस हो जाए। अब सर ये जरूरी क्यों है, इंक्वायरी करना जरूरी क्यों है? मैंने कहा इंक्वायरी करना जरूरी है इंटेंट चेक करने के लिए। वर्ड प्ले देखना मेरा, इंक्वायरी करना जरूरी क्यों है? मैंने कहा इंटेंट देखने के लिए। तो सर इंटेंट देखने के लिए आप मैनेजमेंट का इंटेंट समझना चाहते हो, क्या सोच के वो डिसीजंस ले रहा है, उसके लिए आप उनसे पूछो। बट कई बार इस इंटेंशन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं मिलते, तो हम क्या 3 चीजें देखेंगे? जल्दी से बताओ। 12 साल का बच्चा कहता है 12 घंटे पढ़ूंगा, 12 साल का बच्चा कह रहा है 12 घंटे पढ़ूंगा, तो तुम बताओ इसका इंटेंट कैसे चेक करोगे? क्या ये पहले 12 घंटे पढ़ चुका है, क्या इसकी बस की है, प्लस इसको ये क्या मोटिवेशन है 12 घंटे पढ़ने की? यानी यू विल सी द पास्ट हिस्ट्री, रीजनिंग बिहाइंड इट। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डू दैट थिंग। तो यही आपने 3 चीजें देखनी है, अंडरस्टैंड द पास्ट हिस्ट्री, understand the reasons and understand the ability to carry out that course of action। इससे आपको corroborative evidence मिल जाएगा। दूसरी चीज सर, जब भी इंक्वायरी का रिस्पॉन्स इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम क्या बन जाते हैं? शकी बीवी। शकी बीवी के अंदर कौन सी क्वालिटी ऑडिटर की? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो वो लगा लेना। एंड लास्ट पॉइंट इज इंक्वायरी से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी वो इंप्रूव होती है। तो यू कैन ऑब्टेन एंड अपडेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ताकि आपको यह पता चल सके कौन से एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पॉइंट? जल्दी से बताओ सर, इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये इंक्वायरी का लास्ट पॉइंट है, एनालिटिकल का फर्स्ट। कम ऑन, इंक्वायरी का लास्ट पॉइंट है, एनालिटिकल का फर्स्ट, तो यही पॉइंट आपने रिपीट करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प यू टू ऑब्टेन एंड अपडेट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एनवायरमेंट, सो दैट आपको पता चल सके कौन से एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्लियर है पॉइंट?
हाँ सर। अब इसके अलावा ये जो पॉइंट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला, वो क्या कहता है? आप बताओ एनालिटिकल में आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब होगी? सर जब इनकंसिस्टेंसी मिलती है, जब इनकंसिस्टेंसी मिलती है इन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी इनकंसिस्टेंसी वेरिएंसेस मिलेंगी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको लगेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब अगर इनकंसिस्टेंसी मिली तो क्या आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं? हाँ सर। यू कैन परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन एवर यू बिकम अवेयर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। अब जब मैं प्रोसीजर करूंगा, क्या मुझे उसका फल मिलेगा? हाँ। किसके फॉर्म में? एविडेंस के फॉर्म में। जब जब आप प्रोसीजर करोगे तब तब एविडेंस मिलेगा। कौन सा एविडेंस? सपोर्टिंग एविडेंस, जिसको प्यार से बोलते हैं कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, प्रोवाइडिंग द कोरोबोरेटिव एविडेंस टू द इंक्वायरीज एंड अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? कम ऑन। यस सर। इसका एक एग्जांपल डिस्कस किया था, मंथ ऑन मंथ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फिगर्स। जल्दी से बताइए। देन वी कवर द प्रोसीजर्स टू कैटर टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जल्दी से बताओ। क्लियर है यहां तक सारी बातें? यस सर। अब आ जाओ मेरे साथ प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। सर प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस का बेस्ट पार्ट क्या है? कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस आपको फ्लो ऑफ एसेस ध्यान में रखना है। सर फ्लो ऑफ एसेस क्या था? फ्रॉड। किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। जब भी आप फ्रॉड करोगे विद द रिलेटेड पार्टी, इट इज व्हाट? इट इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जब नॉन कंप्लायंस करोगे तो इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे, इतनी भारी पेनल्टी लगाएंगे कि गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। यानी आपने फिर गोइंग कंसर्न की बात करनी है। आखिरी में जब गोइंग कंसर्न खतरे में आए तो दूसरों के पास जाओ, दूसरों के पास जाओ, यानी यूज द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अब इसमें ध्यान रखना मेन चीजें क्या है, जिन जिनको मैंने लाल करके दे रखा है उन पे फोकस करना। रिलेटेड पार्टी में क्या रहना है? अलर्ट। रिलेटेड पार्टी में क्या रहना है? एवरीवन अलर्ट। सारे के सारे बच्चे रहेंगे अलर्ट। अलर्ट किसको लेके? हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल जाए जो मैनेजमेंट ने आपको पहले नहीं बताई। प्लस आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिल सकती है जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, विच इज सिग्निफिकेंटली आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसी ट्रांजैक्शन किसके साथ होती है? हर किसी के साथ या रिलेटेड पार्टी के साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। तो आपने देखना क्या इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, प्लस व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द बिजनेस रैशनल ऑफ सच ट्रांजैक्शन। फिर हमने बात करी फ्रॉड और नोक्लार की। अगर कल को कोई फ्रॉड और नोक्लार मिलता है, इसके बारे में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, प्लस उनसे पूछो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट रहेगा। ऑल्सो कंसिडर योर ड्यूटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म टू अ थर्ड पार्टी, टू अ एक्सटर्नल पार्टी, लाइक हमारे 143(12) में होता है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 4 में इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द फ्रॉड, जब भी फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। क्लियर है? क्लियर है सर। गोइंग कंसर्न में तो बड़ा सिंपल है, आपने चेक करना है क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्या आपको अगर कोई इवेंट्स और कंडीशंस मिले विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो हम क्या देखते हैं? मैनेजमेंट का प्लान। उस मैनेजमेंट के प्लान में बस 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो वो सिचुएशन को इंप्रूव करे, दूसरा फीजिबल हो। सो यू नीड टू जस्ट सी 2 थिंग्स। मैनेजमेंट का प्लान फीजिबल है, इट विल इंप्रूव द सिचुएशन, एंड देन फिर इवेल्युएट करो क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। दैट्स इट। ठीक है सर। फिर आखिरी में आता है यूज द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। बड़ा सिंपल है, या तो आप अदर प्रैक्टिशनर का काम यूज कर सकते हो जिसमें ऐसे 600 की फील है, या आप किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर सकते हो जिसमें ऐसे 620 की फील है। किसी का भी काम यूज करो, वी डोंट गिव अ डैम। हमको क्या जानना है? क्या उसका काम आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं। जस्ट सी दैट अदर पर्सन वर्क इज एडिक्वेट फॉर यू और नॉट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। बस इसके बाद हमने एक और बढ़िया वाली बात की थी और फिर कल की क्लास खत्म कर दी थी। सर क्या मानो 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 या ना मानो? सर क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। ठीक है, जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर कर रहे थे आपको फील आई, सर कौन सी? आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ओ, अब जब आपको फील आ रही है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो क्या आप इस फील को यकीन में बदलना चाहते हो? हाँ सर। कैसे बदलेंगे? एडिशनल प्रोसीजर्स करके। You need to perform additional procedures to prove whether the material misstatement not exist or material misstatement exist. यानी आपको additional procedures करने पड़ेंगे to conclude that the matter is not likely to cause the financial statements to be materially misstated or the matter is likely to cause the financial statement to be materially misstated. इनमें से कुछ रह सकता है। Additional procedures का मतलब बताओ सर।
जो तुम पहले कर रहे थे ना उसकी मात्रा बढ़ा दो। यानी इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसकी खुराक बढ़ा दी, यानी एडिशनल इंक्वायरी, एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर। यानी जिस एरिया में लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसमें और फोकस तरीके से करो। ठीक है सर। दूसरी चीज मैंने कहा, दूसरी चीज है यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। अगर आप बोर हो गए हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी करते करते, कुछ और ट्राई कर लो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स चलेगा? चलेगा सर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन चलेगा? चलेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन करे, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब रिव्यू से ऑडिट की तरफ जा रहा हूं? नहीं, रहेगा ये रिव्यू ही रहेगी, ये लिमिटेड एश्योरेंस ही। तो याद रखना इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लिमिटेड एश्योरेंस और रिव्यू ही रहता है। प्लस अगर आपको इससे भी एविडेंस नहीं मिल रहा तो प्रभु ने क्या कहा था? मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो, एक दिन फल मिलेगा। सो कंटिन्यू परफॉर्मिंग द प्रोसीजर जब तक आपको ए और बी ना मिल जाए। बट अगर मैनेजमेंट एविडेंस दे ही नहीं रही, हमको कितनी ही प्रोसीजर कर ले, मैनेजमेंट तो एविडेंस दे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इफ यू आर अनेबल टू कंक्लूड द ए और बी अबव देन इट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप एंड यू विल बी नॉट बी एबल टू फॉर्म अ अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी? ठीक है सर। फिर हमने बात करी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की। इसका टॉपिक एकदम सेम आपका ऐसे 560 वाला। सर दो तरह के सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं, कौन से वाले? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर। फिर रिपोर्ट के बाद वाले जो रिपोर्ट तक होते हैं उनको क्या कहते हैं? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। कम ऑन, इधर देखो, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो जो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, ठीक है, इनका आपने क्या देखना है? अगर एडजस्टमेंट होना था या इनका डिस्क्लोजर होना था तो हुआ है कि नहीं, तो ये सबसे पहली चीज आपने देखनी है। ठीक है सर। अगर नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट करो, करवा देंगे। ठीक है सर। अब अगर मैं आफ्टर द रिपोर्ट डेट की बात करूं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं वैसे हमारी, बट फिर अगर हमको कुछ ऐसा पता चला जो अगर पहले पता होता, से विद मी, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एनी फैक्ट had it been known earlier he would have modified the report, amended the report, तो उसके मन में चिंता हो रही है। चिंता होती है तो किसके पास जाते हैं? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के पास। DDI, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमाइन, हम अपनी रिपोर्ट अमेंड कर रहे हैं, तुम भी करोगे क्या? अगर हाँ तो बताओ कैसे करोगे? हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर। बट अब अगर मैनेजमेंट बदमाश है, मतलब अमेंडमेंट की नीड है, वो कर नहीं रही, प्लस हम अपनी रिपोर्ट उनको पहले ही दे चुके हैं, हमारे हाथ से बात निकल चुकी है, तो क्या करें? उनको रिक्वेस्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करो, बोलो मैनेजमेंट प्लीज, विकी प्लीज, ये रिपोर्ट आगे मत देना। मैनेजमेंट ने दे दी, मैनेजमेंट ने दे दी। अब क्या करोगे? सर जो बन पड़ेगा कर लेंगे, वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन रिपोर्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर हमने बात करी थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर होती है? जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लस मैनेजमेंट ने पूरी इंफॉर्मेशन रिव्यूअर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। प्लस हमने एक्स्ट्रा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसके लिए ली थी? वही फाइनेंशियल इंक्वायरीज के लिए, फ्रॉड के लिए, रिलेटेड पार्टी के लिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट इसमें नहीं आता। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इसके लिए लेते हैं। और हमारा ऐसे 560, 570 सब्सिक्वेंट इवेंट्स और गोइंग कंसर्न, इन चीजों के लिए लेते हैं। प्लस अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना दे तो उसका गला मत पकड़ लेना, पहले डिस्कस करना, क्यों नहीं दे रहे बे, पूछो उसको क्यों नहीं देख रहे बे। ठीक है, तो ये आपने बात करनी है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एज एप्रोप्रिएट। दूसरी चीज, अगर वो लिख के नहीं दे रहे मतलब झूठे हैं, झूठे को क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी नहीं है। री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी। अब तो अब सोचो, जब मैनेजमेंट झूठी है तो इसके एविडेंस कितने झूठे होंगे, बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस तो कितनी झूठी होंगी। सो कंसीडर द इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एविडेंस इन जनरल। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। एंड इसके बाद आप क्या करोगे? सर एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना। एप्रोप्रिएट एक्शन का क्या मतलब है? अगर आपको अभी भी लगता है कि मैनेजमेंट ने दिक्कतें कर रखी है, एविडेंस नहीं दे रखा, तो आप अपनी रिपोर्ट पे इसका एक्शन लोगे। दैट इज यू विल बी डिस्क्लेमिंग योर कंक्लूजन। तो ये कहता है अगर आपको इंटीग्रिटी पे डाउट है या आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो यू विल बी डिस्क्लेमिंग योर कंक्लूजन। ये सारी बातें हमने कब करी? कल करी। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में ओवर हुआ। अब सर आज हमने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। आज हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं। जो बातें पहले आती थी 700 वाली, उनको हमने कवर किया। क्या बात करो सर। हाँ देखो फटाफट हमने आज क्या पढ़ा। आओ मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चों, साथ से प्रेम से बोलेंगे। देखो क्या है, फॉर्मिंग द कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट में कैसे करते थे? सर सबसे पहले देते थे रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। वेरी गुड। दूसरी चीज, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मैंने कहा जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है चेक करो, वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए। एंड फिर आप इवेलुएट करते थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ड बोलते ही तुम्हारे मन में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और
डिस्क्लोजर। तो यही सारी चीजें आपने रिव्यू में भी देखनी है, बट रिव्यू में ना एविडेंस वाला पार्ट छोड़ दो। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट देखना है, इवैल्यूएशन देखनी है, प्लस अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो देखना क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं। तो यू विल इवैल्यूएट OPSC ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। OPSC का क्या मतलब था? ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। बोलो मेरे साथ, ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। एक बार और बोलो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, प्लस आपने फेयर प्रेजेंटेशन देखनी है। अब सर रिव्यू में बड़ा गेम सिंपल है, आपने लिमिटेड एश्योरेंस लेनी है और उस पर कंक्लूड करना है। सर क्या ऑडिट की तरह तुमने क्या यहां पे मेहनत करी है? मैंने कहा नहीं, कोई मेहनत नहीं करी। तो ऑडिट में जब मेहनत करते हैं ना तो बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट जब रिव्यू में तुमने मेहनत ही नहीं करी तो बोलो हमने जो काम चोरी करी, हमने जो काम चोरी करी उस काम चोरी में हमको कोई गलती नहीं मिली। यानी नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन विच कॉजेस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्डिंग। नेगेटिव वर्डिंग का मतलब है हमें कोई कमी नहीं मिली। पॉजिटिव वर्डिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं। फर्क समझ आ रहा है? हाँ सर, अंग्रेजी का खेल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई कमी नहीं मिली तो फिर अनमॉडिफाइड कंक्लूजन दे दो, ठीक है सर। अगर मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देंगे? या तो एविडेंस मिलाओ या नहीं मिलाओ और आपको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब सर टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड कंक्लूजन क्या है? सेम टू सेम 705 वाले। जितने स्मार्ट बच्चे उन्होंने तो देखते ही बोला सर ये टॉपिक तो मैं दोबारा करूं ही क्यों जब मैं 705 पढ़ के आऊं। मैंने कहा वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो या तो आपको एविडेंस मिला या नहीं मिला। अगर एविडेंस मिला है और इंपैक्ट परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन। एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, इंपैक्ट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन। और अगर एविडेंस नहीं मिला, इंपैक्ट भी परवेसिव है, तो क्या मैं बोल दूं कंक्लूजन दे किस बात कर रहे हो जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है? देन डिस्क्लेम योर कंक्लूजन। ये जो दोनों केसेस है, जब आपको एविडेंस नहीं मिलता आपको इसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों एविडेंस क्यों नहीं मिला अपनी रिपोर्ट में, ठीक है सर। प्लस जब भी आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करते हो आपको पता है आपको रीजन बताना पड़ता है अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों किया। यस सर। तो जो आप बेसिस ऑफ एडवर्स, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड कंक्लूजन दोगे उसमें बताना कि जो भी आपका मैटर था उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या था। यानी डिस्क्राइब दैट मैटर प्लस क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। बट अगर ये दिक्कत डिस्क्लोजर की है तो बताना कैसे डिस्क्लोजर मिसस्टेटेड है, या फिर अगर उन्होंने डिस्क्लोजर को ओमिट कर रखा है तो वो आप बताओ कौन सा डिस्क्लोजर है जो छुपा रखा है, पब्लिक को इंटरेस्ट है जानने में। तो मैंने कहा आप नेचर ऑफ ओमिटेड इंफॉर्मेशन बता देना। इफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है तो ही बताना, ऐसे हमको नहीं जानना है फिर, ठीक है सर। समझ गए सर? अब इसमें मुझे लगता है हमने मोटा माटी सारी बातें डिस्कस कर ली। जो बीच वाले पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए उनको बस आप रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट वाला पॉइंट भी आप रीड करके चलेंगे। ईओएम और ओम पैरा एज वी डिस्कस्ड सेम एज एसए 706। ईओएम किसको एम्फसाइज करता है? अ मैटर विच हैज बीन एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस एक बात ध्यान रखना, ये वाले मैटर के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दिस शुड ओनली बी द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर व्हाट अबाउट अदर मैटर अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ओ प्लस ये किसकी बात करेगा? जो भी मैटर रेलिवेंट है टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, रिव्यू, प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। तो वही ऑडिट वाले पॉइंट है, बस रिव्यू से हमने रिप्लेस कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा? प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन्स। कम ऑन, प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन, वही जो हम ऐसे 230 में बात करते हैं। खत्म कहानी। ऑडिट वर्सेस रिव्यू का मतलब बता दो। एक में रीजनेबल अश्योरेंस, एक में लिमिटेड अश्योरेंस। फिर पूरा फ्लो बताओ। इसमें क्या करते हैं? सर इसमें करते हैं ढेर सारे प्रोसीजर, एक्सटेंसिव एंड इलेबोरेट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फ्यूअर प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स करते हैं उससे एविडेंस मिलता है, उस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, रीजनेबली चलता है सब कुछ। यहां पे क्या है? लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड। यहां पे आप ओपिनियन दे सकते हो, वहां पे ओपिनियन नहीं दे सकते। योर अश्योरेंस ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट इज पॉजिटिवली वर्डेड। यहां पे अश्योरेंस कंक्लूजन है, इट इज नेगेटिवली वर्डेड। अब सारे बच्चे एक बात समझना, क्या you are conducting the review of financial statement, it is gathered upon inquiry, there is a possibility of material misstatement। जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या इस पॉसिबिलिटी को यकीन में कैसे बदलोगे? ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, जल्दी से बता दो। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द नोट्स, अब आपने आंसर देना।
कौन सा आंसर आएगा इस केस में? ए और बी वाला, हाँ ए और बी वाला, वो ए और बी वाला क्या था ये तो बताओ। ए और बी वाला क्या था सर? ए और बी वाला ये था, वत्स अगर तुमको मेहनत करके काम ना मिले तो एडिशनल काम करो, एडिशनल प्रोसीजर्स करो। तो सर एडिशनल प्रोसीजर्स का क्या मतलब था? यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू प्रूव कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या एडिशनल करें? जो पहले कर रहे थे वही एडिशनल करो। एडिशनल इंक्वायरी, एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर, वेरी गुड। सेकेंड थिंग, आप वेराइटी कर सकते हो, अदर प्रोसीजर्स कर सकते हो, लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। आधा घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। पूरा का पूरा एसआरई 2400 डिटेल में कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बिगेन करेंगे एसआरई 2410 के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। सारे बच्चे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कंफर्ट आया या नहीं आया? फटाफट बताओ। क्या आपकी इसके साथ जान पहचान बन गई या नहीं बन गई? नया था, देखो 2 दिन पहले ये एसआरई आप सबके लिए नया था, अब इसके साथ थोड़ी जान पहचान बन गई या नहीं बन गई है? जल्दी से बताइए मित्रों। कम ऑन। बन गई सर, बन गई सर, बन गई सर, बन गई। अब चलते हैं सर, मैं आपको ना एक छोटा सा आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। सर गिफ्ट क्या दे रहे हो? कई बच्चे सोचेंगे सर ये जो एसआरई 2400 है इसकी हमको एक रिपोर्ट मिल जाती तो मजा आ जाता, इसकी हमको एक रिपोर्ट मिल जाती तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा एसआरई 2400 की जो रिपोर्ट है ये आपके मैं गूगल ड्राइव पे डलवा दूंगा। तो जब भी आपके पास ढेर सारा टाइम हो, जो कि आपका हमेशा रहता है, हमेशा आप इस पास जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे एक प्रैक्टिकली ये रिपोर्ट भी इशू होती है, ठीक है। सो एंजॉय दैट थिंग। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, हैव एन ऑसम डे अहेड। हम राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।